नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जी हां, भारत के पड़ोस का एक सिरा विद्रोह की आग में जल रहा है। हालात ऐसे हैं कि नए राष्ट्र का कभी भी उदय हो सकता है। विद्रोही सेनाएं म्यांमार सरकार से एक के बाद एक करके भौगोलिक क्षेत्र छीनती जा रही हैं। म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य के लगभग समूचे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा पर इसका नियंत्रण हो गया है। अब केवल 3 शहर म्यांमार की जुंटा के नियंत्रण में है, जिनमें से 2 जगहों पर भारत और चीन का बड़ा निवेश है, जिसके कारण ही ये दोनों देश चिंतित हैं। भारत के पड़ोस में एक और स्वतंत्र देश बन सकता है। जीत के मुहाने पे है अराकान आर्मी। म्यांमार में यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान यानी यूएलए और इसकी मिलिट्री ब्रांच अराकान आर्मी जीत के बेहद करीब है। 3 महीने पहले तक असंभव सा लक्ष्य प्रतीत होता था। यह लक्ष्य था स्वतंत्रता हासिल करने का, एक स्वतंत्र देश बनाने का। अराकान आर्मी ने म्यांमार यूनियन के रखाइन राज्य के लगभग 18 में से 15 राज्यों शहरों पर पहले ही कब्जा कर लिया है। हालांकि 3 अहम स्थान अभी भी म्यांमार की सैन्य सत्ता के हाथों में है। यह स्थान है बंगाल की खाड़ी में स्थित सिततेव बंदरगाह। इस पोर्ट को काला धान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत भारत ने फाइनेंस किया है। दूसरा स्थान है चीन की मदद से बना क्याऊफाऊ पोर्ट और तीसरी जगह है मुआनांग शहर। वर्ष 2024 की आखिरी दिन म्यांमार अराकान आर्मी ने ग्वाफ शहर को अपने कब्जे में लिया। पिछले सप्ताह विद्रोही अराकान आर्मी अंश शहर पर भी कब्जा जमा लिया। इस शहर के राजनीतिक रणनीति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह पश्चिमी मिलिट्री के क्षेत्रीय कमांड का मुख्यालय है। कुछ ही दिन पहले अराकान आर्मी ने माउंट गडा नगर को सेना के हाथों से छीन लिया था। इसी के साथ अराकान आर्मी का बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। ऐसी रिपोर्ट है कि अराकान सेना के वरिष्ठ नेताओं की भारत और चीन के शीर्ष खुफिया अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें भी हुई हैं। अराकान आर्मी की बातचीत और भारत चीन जैसे निवेशकों को भरोसे में लेने के पीछे की असल वजह यह बताई जा रही है कि अगर आजादी हासिल होती है तो राजनयिक मान्यता की संभावनाओं के आकलन के लिए समय मिल सके। एशिया और पश्चिम में महत्वपूर्ण देशों से मान्यता के बिना यूएलए का आजाद देश का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। अराकान आर्मी वाले विद्रोही गुट अगर पूरे रखाइन प्रांत पर कब्जा करने और स्वतंत्रता की घोषणा करने में सफल हो जाते हैं तो यह 1971 में बांग्लादेश के जन्म के बाद एशिया में पहला सफल अलगाववादी सैन्य अभियान होगा। इसके फलस्वरूप भारत के पड़ोस में एक नए देश का जन्म हो सकता है। रखाइन प्रांत के अधिकांश हिस्से और चीन राज्य के रणनीतिक शहर पले तवा पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान आर्मी ने सैन्य जुंटा से बात करने पर सहमति जता दी है। दोनों पक्षों ने इसके लिए चीन की मध्यस्थता में हुए हाईगेंग समझौते का सहारा लिया है। जनवरी 2024 में चीन की अगुवाई में हुए इस हाईगेंग समझौते में कहा गया कि हम हमेशा सैन्य समाधानों के बजाय राजनीतिक संवाद के माध्यम से मौजूदा आंतरिक मुद्दों को हल करने के लिए तैयार रहते हैं। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान ने एक बयान में विदेशी राष्ट्रों को भरोसे में लेने की कोशिश की है। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान का यह बयान चीनी भाषा में भी जारी किया गया। इसमें यूएलए ने कहा कि वो रखाइन राज्य में विदेशी निवेश यानी भारत और चीन के निवेश की रक्षा करेगा। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सक्रिय नेतृत्व की सराहना करते हुए अराकान आर्मी ने कहा कि अराकान पीपुल्स रिवोल्यूशनरी सरकार सभी विदेशी निवेशकों का स्वागत करती है और उन्हें मान्यता देती है जो अराकान क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे, इसके विकास और प्रगति में भी सहायता करेंगे। ऐसे लोगों को अराकान आर्मी सपोर्ट करेगी। अराकान आर्मी ने आगे कहा कि सरकार निवेश गतिविधियों, परियोजनाओं और व्यवसायों में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखेगी।
अराकान आर्मी का यह बयान इस संगठन के सीनियर सैन्य नेताओं और भारत और चीन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की गुप्त मीटिंग के बाद आया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान आर्मी सितवे और क्या फ्यू पर कब्जा करने के लिए सीधे आक्रमण करेगी या चीनी और भारतीय प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए इंतजार करेगी। लेकिन इतना तय है कि भारत के पड़ोस में म्यांमार एक नया सीरिया बनता जा रहा है। चिंता वाली बात यही है। चीन के भरोसे बैठी है अराकान आर्मी राजनीतिक मान्यता के लिए कोशिश कर रही है। अराकान आर्मी को ये जीत म्यांमार की ओर से एयरफोर्स और नौसेना के इस्तेमाल के बावजूद मिली है। बातचीत की पेशकश और विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करने के पीछे असली कारण यही है कि अगर इन्हें स्वतंत्रता वास्तव में हासिल की होती है तो राजनीतिक मान्यता पाने की संभावना पर विचार किया जा सके। एशिया और पश्चिम दुनिया के दोनों ही महत्वपूर्ण देशों के मान्यता के बिना यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान की स्वतंत्र राज्य बनने की संकल्पना और उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। म्यांमार की सरकार से आजादी की लड़ाई में दो और संगठन शामिल है। इन तीनों को मिलाकर श्री ब्रदरहुड अलायंस कहते हैं। अराकान आर्मी के अलावा द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA और म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी यानी MNDDA भी अब म्यांमार की मिलिट्री जुंटा से राजनीतिक संवाद शुरू करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसा चीन की मध्यस्थता की वजह से ही संभव हो सकता है। हालांकि उन्होंने उत्तरी पश्चिमी सैन्य कमान के मुख्यालय लासियो शहर को सैन्य जुंटा को वापस सौंपने से इनकार कर दिया है। हालांकि चीन ऐसा चाहता था। चीन की मंशा को नजरअंदाज किया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट दिनेश शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहला सवाल यही है कि क्या इसे केवल सेनाओं के प्रभुत्व से जोड़ के देखना होगा या इनके ऊपर कट्टरपंथी इस्लामिक देशों का प्रभाव दिखेगा? नहीं, देखिए, ये जो म्यांमार में एक गृह युद्ध चल रहा है उसमें थ्री ब्रदरहुड अलायंस को बड़ी सफलताएं मिल रही हैं और मिलिट्री जुंटा जो म्यांमार का था उसने जाहिर है कि जो म्यांमार के जो अनेक जो लोग उनकी कम्युनिटी के साथ एक छल करने का ही कार्य किया है और जिस तरीके से वहां पर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फिर से वहां की रूलर्स के द्वारा रौंदा गया, उसके बाद से ये जो अनेक जो फैक्शंस हैं वो संगठित होकर के मिलिट्री जुंटा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और एक गृह युद्ध छिड़ गया। और अब इस गृह युद्ध में जो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान है, अराकान आर्मी जो उसका मिलिट्री विंग है, उसको एक बड़ी सफलता मिली है। रखाइन स्टेट में जो 18 टाउनशिप्स में से 15 टाउनशिप्स पर उनका कब्जा अराकान आर्मी का हो चुका है और फिटवे जो पोर्ट है, एक अन्य पोर्ट और एक अन्य टाउनशिप पर जाहिर है कि अभी उनका कब्जा होना बाकी है। संजीव जी, सवाल इतना है कि जो जातीय संघर्ष है, अब इतना तो आप मान लेंगे कि म्यांमार सरकार की जगह जातीय समूहों का नियंत्रण हो गया है। अब सवाल ये है कि जो जातीय समूह हैं जिनमें काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, चीन नेशनल फ्रंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और अराकान आर्मी भी शामिल है, इन लोगों को देखने से, इनके चाल चरित्र को देखने से साफ है ये जातीय समूह हैं। अब ये जातीय समूह किस ओर ले जाएंगे नए देश बनाने के बाद, वहां क्या व्यवस्था होगी? क्या आपको लगता है कि यहाँ ईसाई राष्ट्र की संकल्पना चरितार्थ होगी या मुस्लिम राष्ट्र की होगी? मुझे तो इनके जाति चरित्र को देखते हुए नहीं लग रहा है कि कोई सेकुलर राष्ट्र की स्थापना हो पाएगी, भले से उसमें चीन की दखलंदाजी हो, भले से उसमें भारत की दखलंदाजी हो। संजीव जी। जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो इथनिक ग्रुप्स हैं, जो इथनिक कम्युनिटीज हैं, ये अपनी पहचान के मुताबिक ही जो भी जो उनकी सत्ता का जो स्वरूप सामने आएगा, यदि अपने आप को ये इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में अनाउंस करते हैं
तो जाहिर है कि एक बड़ा घटनाक्रम होगा। 1971 के बाद बांग्लादेश के इमरजेंस के बाद एक ये नया कोई राष्ट्र बनेगा। और ये इसमें जाहिर है कि अनेक जो आइडेंटिटीज हैं, बुद्धिज्म का भी इनका कनेक्ट है, और जाहिर है कि अनेक अन्य जो ग्रुप्स हैं। और मैं यहाँ पर इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के भारत के जो कम्युनिटीज हों या म्यांमार की कम्युनिटीज हों, इनके बारे में मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये अपनी जो इथनिक आइडेंटिटीज हैं उनको लेकर के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, और अपने ये कस्टम ट्रेडिशंस इत्यादि को ये चाहते हैं कि इनका यथोचित सम्मान किया जाए। और जाहिर है कि जब ये स्वयं अपने राष्ट्र की घोषणा करेंगे तो अपने कस्टम ट्रेडिशंस के आधार पर ही अपने स्वरूप को सामने लाएंगे। तो सेकुलर स्टेट, मुझे नहीं लगता कि ये सेकुलर स्टेट की कोई म्यांमार से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बांग्लादेश आई, अब ये आबादी वापस जाएगी तो क्या वो नए राष्ट्र का हिस्सा होगी, उनकी सक्रिय भागीदारी होगी? जो मैं बार बार आपकी इशारा कर रहा हूं कि जो बड़ा एक तबका निकल गया था मुसलमान होने के कारण म्यांमार से, क्या वह नए देश का हिस्सा होगा? देखिए, ये अभी स्पष्ट नहीं है, और अभी हमें थोड़ा समय हमें इंतजार करना होगा कि क्या ये जो अराकान आर्मी है किसी स्वतंत्र राष्ट्र को स्थापित कर पाती है या नहीं कर पाती है। और यद्यपि कि उन्होंने एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया है, 15 जो टाउनशिप्स हैं उसके ऊपर अराकान आर्मी का, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान का इस समय कब्जा है। और 3 जो अन्य जो क्षेत्र है जिसमें सितवे पोर्ट भी है जो भारत के सहयोग से बना है, उस पे अभी इनका कब्जा स्थापित नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है कि यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान ने भारत को भी और चाइना को भी इस बात के लिए अश्योर किया है कि यदि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाते हैं तो वो भारत के इन्वेस्टमेंट्स को और चाइना के इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट संजू जी, मेरा सवाल इसलिए अहम है क्योंकि रोहिंग्या का प्रश्न आपने पूछा। जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपसे कि भारत के इन समूहों का, जो मैंने बताया आपको कि काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, चिन नेशनल फ्रंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और अराकान आर्मी, इन जाति समूहों से भारत का जो संवाद था वो बेहद कम था या ना के बराबर था। कारण क्या था? जुंटा शासक जो वहाँ की सैन्य आर्मी थी उसके साथ भारत के संबंध के कारण भारत ने इन लोगों से संबंध कम रखा। अब सवाल ये उठता है कि अगर दर्शकों के हिसाब से बात किया जाए तो क्या इसमें अमेरिका का भी कोई प्रभाव दिखता है नए देश के निर्माण में? देखिए, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डीप स्टेट रहा, डोनाल्ड लू जाहिर है कि उसको लीड कर रहे थे। उनका तो ये लक्ष्य था कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड को अलग करके वहां पर एक क्रिश्चियन राष्ट्र को बनाने का अमेरिका का डीप स्टेट का निसंदेह मंसूबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी हमारे जो राज्य मिजोरम के जो मुख्यमंत्री जाकर के जिस तरीके का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन्होंने बयान दिया, उससे तो ये स्पष्ट है कि वहाँ का अमेरिका का जो डीप स्टेट एक साजिश रच रहा था कि उस पूरे क्षेत्र को कार्व आउट करके क्रिश्चियन स्टेट के रूप में वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, और इसमें सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर अमेरिका के डीप स्टेट विशेष रूप से नजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रसून जी, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, 2 बातें हैं। पहला तो रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में आपने जो पूछा, देखिए रोहिंग्या रखाइन स्टेट का उनका जो मूल निवास था उससे वो बड़ी संख्या में पलायित होकर के वो बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में उन्होंने अपना बेस बनाया। लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि ये जो रोहिंग्या है जो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में करीब 10 लाख की इनकी आबादी वहां पर बांग्लादेश में मोरलेस है, तो ऐसे में ये वापस उनके जाने की स्थिति मुझे नहीं लगता कि आसानी से बनने जा रही है, क्योंकि इनका जो टकराव है वो जो रखाइन स्टेट में अराकान से भी बहुत जबरदस्त रहा, और एक बड़ा वहां पर रखाइन स्टेट का जो आंतरिक अस्थिरता की वजह से उनको पलायित होकर के बांग्लादेश में उनको शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना ने रोहिंग्यास को शरण दी। लेकिन अराकान आर्मी की बात की जाए तो उसमें बड़ा प्रभाव दिखता है रोहिंग्याओं का, तो रोहिंग्याओं के प्रभाव को नजरअंदाज किया जा सकता है क्या? देखिए, रोहिंग्या की जो समस्या है बहुत ही जटिल समस्या है। ये म्यांमार के लिए या अराकान के लिए भी आसान नहीं होने जा रही है, और ये जो आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है, और जाहिर है कि रोहिंग्या जो है मुस्लिम्स हैं, और इनका जो टकराव जो रखाइन स्टेट के जो बुद्धिस्ट से बहुत गहरा रहा है,
और ये जो इथनिक जो टकराव है, ये इथनिक आइडेंटिटीज के जो क्लैशेस होते हैं प्रसून जी, ये बहुत आसानी से इसका रेजोल्यूशन निकल पाना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। हम आपके पास दोबारा आएंगे संजीव जी। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, अराकान सेना की बादशाहत से म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा जरूरतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रसून जी, ये जो अराकान आर्मी का उदय और रखाइन राज्य का पतन जो है, ये भारत के लिए और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए और इसके साथ साथ जो है बांग्लादेश के लिए भी एक ये चिंता का विषय बन चुका है। बांग्लादेश पहली दफा हुआ है कि बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर के ऊपर जो है रखाइन स्टेट के अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। तो उनके लिए उनके अपने चैलेंजेस हैं, जिनको मैं फिलहाल कवर नहीं करूंगा। वो संजीव जी ने काफी हद तक कवर कर दिए कि उनके कोक्स बाजार और चटगांव में और फर्दर जो है रोहिंग्या लोगों के आने के चांसेस हैं। आई विल कंसंट्रेट, मेरे जो भारत के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो मुझे देखने हैं, क्योंकि अभी जो है आज की तारीख में जो हमारा 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो म्यांमार की गवर्नमेंट जो है, मिलिट्री रेजीम जो है, वो नहीं कंट्रोल कर ली, बल्कि वेरियस एथनिक ग्रुप्स के कंट्रोल के अंदर है। चाहे आप उस तरफ काचिन स्टेट लगा लेते हैं, इधर रखाइन लगा लेते हैं। तो इससे जो है हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा है वो काफी हद तक प्रभावित होती है। मणिपुर और नागालैंड से जो हमारे इलाके के अंदर जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या एंटी सोशल एलिमेंट्स है। दिनेश शर्मा जी, आप जो बातें बता रहे हैं विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन एक दो शब्दों में, दो लाइन में अगर समझना हो कि इस नए देश के उदय से भारत की स्वतंत्रता, अखंडता के लिए कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके दर्शकों को कि किसी भी देश का, किसी भी स्टेट में से कोई हिस्सा अगर इंडिपेंडेंट देश बनने के लिए आह्वान करता है तो उसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कुछ मानक हैं, मूल्य हैं, और कुछ जो है आपका इंटरनल भी होता है कि जिससे आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रोल, इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए आप कह सकते हैं। रखाइन प्रोविंस के अंदर अराकान आर्मी का एक उदाहरण के लिए अगर एक इनका कब्जा हो जाता है, ये एक नई स्टेट बना लेते हैं, जो कि अभी जो है बहुत अर्ली है इसके बारे में बोलना। हमारे अपने इंटरेस्ट हैं और हमें जो है हर क्वार्टर से में जो है इलाके के, म्यांमार के हर हिस्से के साथ हमें अपनी बातचीत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर उथल पुथल रहे, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारे आर्थिक हित हैं और हमारे स्ट्रेटेजिक रीजन है, जिस वजह से हम। चलिए दिनेश शर्मा जी, जल्दी से पूछना चाहता हूं आपसे कि जो संजीव शर्मा जी से पहला सवाल पूछा था वही सवाल आपसे भी है कि सेनाओं का प्रभुत्व ही माना जाए इस अपडेट को, या माना जाए कि एक कोई नया इस्लामिक देश आ रहा है या नया क्रिश्चियन देश आ रहा है? दिनेश शर्मा जी, इस समय तो देखिए पूरे हिस्से के ऊपर अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है अभी तो जो है एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स जो है उनका कंट्रोल है। अभी ये कहना कि ये इस्लामिक स्टेट बनेगा या क्रिश्चियन स्टेट बनेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। रोहिंग्या जो हैं, जो इस समय तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं रखाइन स्टेट से बाहर हैं, उनका वापस जाने का क्या प्रोसीजर होगा, जब वो कैसे वापस जाते हैं, तो ये इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट कि इस देश की, रखाइन स्टेट की किस प्रकार की करैक्टर होगा और किस प्रकार की वो सेकुलर होंगे या मिलिट्री रेजीम होगा या इस्लामिक होगा, ये कहना भी बहुत जल्दी होगा। डॉक्टर साहब जी, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं। संजीव जी, एक बड़ा सवाल है कि अगर ये विघटन होता है, नए देश का उदय होता है, तो म्यांमार के रिश्ते भारत के साथ किस तरीके से डिफाइन होंगे? क्या वो इंडिपेंडेंट देश की तरीके से डिफाइन होंगे या भारत के सहयोगी के तौर पर डिफाइन होंगे, या म्यांमार को ऐसा लगेगा कि उसके साथ धोखा दिया चीन ने भी, भारत ने भी?
किस तरीके की वहां की राष्ट्रपति मिन ऑंग हाइंग जो हैं वह कैसे लेते हैं इस तरह की चीजों को, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रसून जी, भारत का जो म्यांमार के अंदर जो ये गृह युद्ध चल रहा है उसको लेकर के जो अप्रोच है वो बहुत ही संतुलित है। भारत की जो सरकार है वो मिलिट्री जुंटा जो म्यांमार की है, जो जनरल लाइंग है, उनके साथ भी अच्छे भारत के संपर्क हैं। भारत उनके साथ भी अपने लगातार अपने संपर्कों को बनाए हुआ है। हमारे रक्षा सचिव ने भी हाल के समय में कुछ महीनों पहले वहां यात्रा भी की थी। और जाहिर है कि जो म्यांमार में जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है जिसका की इंटीग्रल पार्ट एक अराकान आर्मी भी है, उनके साथ भी भारत के अच्छे संपर्क हैं। और भारत एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से पूरी स्थितियों को डील कर रहा है। और भारत का जो लक्ष्य और भारत का जो उद्देश्य हमेशा से ये रहा है, और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने इस बात को समय समय पर कहा है कि भारत ये चाहेगा कि म्यांमार में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित हो, वहां पर लोकतंत्र की जो बहाली हो, और वहां पर एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें कि सभी कम्युनिटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले और सभी मिलजुल करके अपने राष्ट्र के निर्माण को करें। तो ये भारत का जो अप्रोच है वो म्यांमार के जो पूरे कम्प्रहेंसिव उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कम्प्रहेंसिव अप्रोच के साथ और जिम्मेदारी भरे अप्रोच के साथ भारत म्यांमार के साथ डील कर रहा है, जिसमें कि सभी फैक्शंस के साथ और सरकार वहां की जो मिलिट्री जुंटा है उसके साथ भी संपर्क है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत का ये अप्रोच है बिल्कुल सही है। और अराकान आर्मी के साथ भी हमारे संपर्क हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अराकान आर्मी ने जो ये रखाइन स्टेट पर बड़ा कब्जा स्थापित किया है, उसके बाद भारत को भी श्योर किया है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान ने कि वो कितवे पोर्ट में जो भारत का इन्वेस्टमेंट है, जो कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से संबंधित भारत की जो योजनाएं हैं उसको वो जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने का ही कार्य करेंगे। यदि वो वहां पर एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा भी कर देते हैं तो हमारा जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा, सिटवे पोर्ट सुरक्षित रहेगा। तो ये जो एश्योरेंसेस हैं वो अराकान आर्मी ने इसी वजह से भारत को दिए हैं, क्योंकि भारत अराकान आर्मी के साथ भी लगातार संजीव जी, बस आखिरी सवाल आपसे यही है कि क्या इस नए देश के बनने की प्रक्रिया में अमेरिका शामिल है या नहीं? अगर शामिल है तो क्या वह केवल बिना उद्देश्य के तो शामिल नहीं होगा, कुछ न कुछ और नए राष्ट्र के जरिए अपने मंसूबों को पूरा करना चाहेगा? तो पहला सवाल है, क्या अमेरिका इस पूरे प्रोसेस में शामिल है? अगर शामिल है तो उसके क्या उद्देश्य हैं? जी देखिए प्रसून जी, अमेरिका का ऐसे किसी राष्ट्र के अभ्युदय को करने में शामिल होना ये इस पूरे क्षेत्र के लिए और भारत के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं हो। और जाहिर है कि जो अमेरिका अगर इसमें कहीं शामिल होता है तो वो अमेरिका की सरकार सीधे सीधे नहीं बल्कि वहां का जो एक साजिशकर्ता डीप स्टेट है उसके माध्यम से ये जो हरकतें अमेरिका करने की कोशिश उसने जरूर करने की कोशिश की है। अमेरिका की भी पूरे क्षेत्र पर नजर रही है। शेख हसीना तो सीधा सीधा एक व्हाइट मैन का नाम का जिक्र किया करती थी, और वो जाहिर है कि हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रू भी उसी व्हाइट मैन की बातें वो किया करती थी। तो डीप स्टेट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो चिंताजनक होती हैं, वो अच्छी स्थितियां क्रिएट नहीं करते हैं। और अमेरिका का डीप स्टेट पूरे सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर उसकी एक दृष्टि रही है, और वहां पर वो जाहिर है कि अनेक जो है विभाजनकारी मंसूबों के साथ एक क्रिश्चियन स्टेट इत्यादि को गढ़ने की साजिशें भी रचता रहा है। तो ये जो अमेरिका का जो इंटरवेंशन और अमेरिका के डीप स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो न तो भारत के लिए अच्छा है न तो म्यांमार के लिए। भारत के लिए अलर्ट रहना होगा, भारत को अलर्ट रहना होगा। आप दोनों अपनी जानकारी के साथ आए, हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।